नमस्कार। आज ना हम सब मिलकर क्रिस्टीना रोसेटी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता अ ग्रीन कॉर्नफील्ड को समझेंगे। ऐसा समझिए जैसे हम क्लासरूम में हैं और साथ में इसे पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे कविता में ही चलते हैं। इसकी शुरुआती पंक्तियों को देखिए और साथ में इस तस्वीर को भी। धरती हरी थी, आसमान नीला था, एकदम साफ शांत सुबह का एहसास होता है ना। अच्छा, किसी भी कविता को बेहतर समझने के लिए ना उसके कवि या कवयित्री को जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये हैं क्रिस्टीना रोसेटी। ये अपनी सिंपल मतलब बिल्कुल सरल लेकिन बहुत गहरी भावनाओं वाली कविताओं के लिए जानी जाती थी। और ये कविता अ ग्रीन कॉर्नफील्ड इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आखिर इस कविता में है क्या, इसकी कहानी क्या है? देखिए, एकदम सिंपल शब्दों में एक बोलने वाला है जो एक दिन सुबह सुबह हरे भरे खेत में एक चिड़िया को गाते हुए सुनता है। नीचे तितलियां नाच रही हैं, बस इतना ही। लेकिन इस सादगी में ही कितनी खूबसूरती है ना। एक इंसान, एक पंछी और कुदरत का संगीत। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक कहानी पता चल गई है, चलिए इसको और पक्का करने के लिए पहली एक्सरसाइज करते हैं। कुछ सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढते हैं। रेडी? तो ये रहा पहला सवाल। एक सेंटेंस है जिसे पूरा करना है। धरती हरी थी, आसमान था। इसका जवाब तो अरे, ये तो पहली ही लाइन में है। याद आया कुछ? हाँ, बिल्कुल सही। आसमान नीला था। देखा कितने आसान शब्दों में एक पूरी तस्वीर बना दी कवियत्री ने। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मक्के के ऊपर एक गाता हुआ खाली स्थान, यहाँ क्या आएगा? कविता में एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक खास शब्द यूज किया गया है इसके लिए। स्पेक। हाँ, स्पेक। इसका मतलब होता है एक छोटा सा कण या धब्बा। इस शब्द से पता चलता है कि वो पंछी स्काईलार्क इतनी ऊंचाई पर था कि बस एक छोटा सा निशान दिख रहा था आसमान में। और आखिरी फिल इन द ब्लैंक इस एक्सरसाइज का, शायद उसका डैश तक सुनता रहा। यहाँ कविता में स्पीकर इमेजिन कर रहा है कि कोई और भी उस पंछी का गाना सुन रहा है। कौन हो सकता है वो? सोचिए जरा। मेट। बिल्कुल सही। स्पीकर को लगता है कि स्काईलार्क का मेट यानी उसका साथी भी उसका गाना सुन रहा होगा, शायद नीचे खेत में घोंसले में बैठा हुआ। है ना बहुत ही प्यारा ख्याल। चलिए, कहानी तो हमें समझ आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कविता को लिखा कैसे गया है, मतलब इसकी भाषा, इसकी साउंड और स्ट्रक्चर। जब हम ये समझेंगे ना तो कविता की खूबसूरती और निखर कर सामने आएगी। अब हमें कहा गया है कि हम इसकी राइम स्कीम यानी तुकबंदी योजना को समझें। ये होता क्या है? घबराइए मत, बहुत आसान है। राइम स्कीम का मतलब है कि कविता की लाइंस के आखिरी शब्द आपस में कैसे मिलते हैं, जैसे गाने में होता है। एक तरह से ये कविता का म्यूजिक है। इसको समझने के लिए ना पहले स्टैंजा को फिर से देखते हैं। हर लाइन के आखिरी शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सुनिए, ब्लू, मॉन, टू, कॉर्न। और ये देखिए इस टेबल में कितना साफ दिख रहा है। पहली लाइन का आखिरी शब्द है ब्लू, जो तीसरी लाइन के टू से मैच करता है, तो हमने दोनों को ए नाम दे दिया। और दूसरी लाइन का मॉन चौथी लाइन के कॉर्न से मैच करता है, तो इन दोनों को बी नाम दे दिया। तो पैटर्न क्या बना? ए बी। इसी से कविता में एक रिदम बनता है। बहुत बढ़िया। अब हमें कहानी पता है और कविता का स्ट्रक्चर भी, तो अब वक्त है थोड़ा और गहराई में जाने का। चलिए अब इसके थीम्स और इसके अंदर छिपी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगला सवाल हमसे पूछता है कि इस कविता का थीम क्या है, मतलब ये किसके बारे में है? नेचुरल वर्ल्ड यानी कुदरत के बारे में, या आर्टिफिशियल वर्ल्ड यानी इंसान की बनाई चीजों के बारे में? इसका जवाब तो बहुत साफ है ना? कविता में क्या क्या है? हरा खेत है, नीला आसमान है, एक पंछी है, तितलियां हैं। कहीं भी शहर, बिल्डिंग या कोई मशीन का जिक्र नहीं है, तो जाहिर है इसका थीम नेचुरल वर्ल्ड ही है। ठीक है, अब थीम के बाद आते हैं मूड पर। कविता का मिजाज कैसा है, मतलब इसको पढ़कर कैसा फील होता है? खुशी वाली फीलिंग आती है या दुख वाली? जॉयफुल है या पेनफुल? चलिए कुछ क्लूज ढूंढते हैं कविता में। सनी मॉर्न यानी धूप वाली सुबह, इन गे अकॉर्ड यानी खुशी से, और वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड मतलब तितलियां नाच रही थीं। ये सारे शब्द खुशी और आनंद की तरफ इशारा करते हैं, तो इसका मूड बिल्कुल जॉयफुल है। और यहाँ देखिए, कविता में बताया गया है कि पंछी ऊंची उड़ान भर रहा है और जिंदगी की खुशी का गीत गा रहा है।
वो सिर्फ एक पंछी नहीं है, बल्कि आज़ादी का, फ्रीडम और जॉय का प्रतीक है, एक सिंबल है। चलिए, अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर। यहाँ कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें इस कविता के बारे में खुद से सोचने पर मजबूर करेंगे, हमें अपने विचार बनाने हैं। पहला सवाल है कि इस हरे मक्के के खेत की या ग्रीन कॉर्नफील्ड की क्या भूमिका है कविता में? आखिर इसका नाम ही कविता का टाइटल क्यों है? सोचा है कभी? देखिए, ये खेत सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये पूरा सीन इसी खेत में हो रहा है। ये जमीन को, धरती को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसी खेत में कहीं उस पंछी का घोंसला भी है, उसका घर। तो ये खेत एक तरह से जिंदगी और कुदरत का सिंबल है। और अब आखिरी सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस पूरी कविता में से आपका पसंदीदा स्टैंजा यानी आपका फेवरेट हिस्सा कौन सा है और क्यों? कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? इस पर जरूर सोचना, इससे कविता आपके लिए और भी खास हो जाएगी।